हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। और जहाँ तक आप लोगों को पता है कि मैं घटनाचक्र पूर्वालोकन की पॉलिटी सीरीज़ को लेकर आई हूँ और इसी क्रम में हमारा 24 टॉपिक डिस्कस कर लिया गया है। तो आज हम 25वां टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये है हमारी संसदीय समितियाँ। आज का टॉपिक है संसदीय समितियाँ। तो इसके कुछ शॉर्ट नोट्स पढ़ लेते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन को हम देखते हैं। संसद विभिन्न समितियों के माध्यम से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करती है। ये समितियाँ सदन द्वारा नियुक्त या निर्वाचित की जाती हैं या अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती है। तो जो समितियाँ होती हैं या तो वो नियुक्त की जाती हैं या निर्वाचित की जाती हैं या नाम निर्देशित की जाती हैं। मतलब इसका या नियुक्त की जाती हैं या निर्वाचित की जाती हैं या नाम निर्देशित की जाती हैं। यह अध्यक्ष और सभापति के निर्देश के अनुसार ही कार्य करती हैं तथा अपना प्रतिवेदन जो है लोकसभा अध्यक्ष या सभापति को ही सौंपती हैं। संसदीय जो समितियां होती हैं उसके दो भागों में विभाजित की जाती है, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। अस्थायी समितियां स्थायी प्रकृति की होती हैं जो निरंतरता के आधार पर कार्य करती हैं। इनका गठन प्रत्येक वर्ष अथवा समय समय पर किया जाता है। तदर्थ समितियों की प्रकृति अस्थायी होती है। जिस उद्देश्य के लिए उनका गठन किया जाता है उसके पूरा होते ही इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है। विधेयकों पर प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां तदर्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण है। विधेयकों पर जो प्रवर समितियां या संयुक्त समितियां जो हैं तदर्थ समितियों का प्रमुख उदाहरण होता है। प्रमुख स्थायी समितियों में वित्तीय समितियां, विभागों से संबंधित विभाग से संबद्ध स्थायी समितियां, जांच समितियां, परीक्षण या नियंत्रण से संबंधित गठित समितियां, सदन के दैनिक कार्यों के संबंध में गठित जो समितियां होती हैं, सदन समिति या सेवा समिति, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित समितियां आदि होती हैं। वित्तीय समितियों के अंतर्गत लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित समितियां आती हैं। सदन विशेष की स्थायी समितियां तथा अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियां यथा प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली स्थायी समितियां लोकसभा एवं राज्यसभा के सदस्यों के अनुपात में क्रमशः 2 समन्वय 1 का होता है। लोक लेखा समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति और लाभ के पदों संबंधी संयुक्त समिति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण से संबंधित समितियों के सदस्यों का चुनाव तत्संबंधी सदन द्वारा किया जाता है, जबकि अन्य संयुक्त समितियों के सदस्यों को सभापति या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाता है। लोक लेखा समिति में कुल अधिकतम 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से होते हैं। यह समिति भारत सरकार के विनियोग लेखा या उन पर नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करती है। इस समिति का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति में सदस्यों की संख्या 30 होती है और ये केवल लोकसभा से होते हैं। यह समिति बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है तथा संगठन कार्यकुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। सार्वजनिक उपक्रम संबंधित समितियां 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के और 7 राज्यसभा के। यह समिति सार्वजनिक सरकारी उपक्रमों के प्रतिवेदनों और लेखाओं की जांच करती है। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 होती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपती है, जो उसे लोकसभा में प्रस्तुत कराता है और उसकी प्रति राज्यसभा के पटल पर भी रखी जाती है। सामान्यतः लोकसभा में विपक्ष के किसी भी सदस्य को लोक लेखा समिति का ही अध्यक्ष चुना जाता है। विपक्ष का कोई सदस्य होगा उसी को लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। जाने की परंपरा है, ऐसा संविधान में है नहीं, लेकिन इस समिति की अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय संसद किस रीति से प्रशासन पर नियंत्रण करती है? तो किस रीति से करती है? संसदीय समितियों के माध्यम से। भारतीय संसद जो है संसदीय समितियों के माध्यम से प्रशासन पर नियंत्रण करती है। उदाहरण के लिए लोक वित्त पर नियंत्रण वह 3 वित्तीय समितियों के माध्यम से करती है, लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक या सरकारी उपक्रमों से संबंधित समिति। ज्ञातव्य है कि भारतीय संविधान में संसदीय समितियों के बारे में विशेष रूप से कोई उपबंध नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के संसद में वित्तीय समितियां हैं? तो भारत के संसद में वित्तीय समितियां लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक समिति तीनों हैं। तीनों ही समितियां भारतीय संसद में पारंपरिक नियमगत श्रेणीकरण के तहत वित्तीय समितियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति है? प्राक्कलन समिति है, 30 सदस्य होते हैं इसमें। यह है प्राक्कलन समिति, इसमें 30 सदस्य होते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में और क्या क्या विकल्प है? प्राक्कलन समिति, सरकारी उपक्रम समिति, याचिका समिति, तो ये सबसे बड़ा प्राक्कलन समिति होता है। प्रश्नगत विकल्पों में प्राक्कलन समिति सबसे बड़ी समिति होती है। संसद का बहुत सा काम
काम सभा की समितियों द्वारा निपटाया जाता है, जिन्हें संसदीय समितियां कहते हैं। संसदीय समिति में से तात्पर्य उस समिति से है जो सदन या सदनों द्वारा नियुक्त या निर्वाचित किया जाता है अथवा अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित की जाती है तथा अपना प्रतिवेदन सदन को या अध्यक्ष या सभापति को प्रस्तुत करती है। अपनी प्रकृति के अनुसार संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी और तदर्थ समिति। लोक लेखा समिति संसद के दोनों सदनों द्वारा कुल 22 से अनधिक सदस्य इस समिति के सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से और 7 राज्यसभा से। यह समिति भारत सरकार के विनियोग, लेख और उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जाँच करती है। इस समिति का कार्यकाल केवल 1 वर्ष होता है। प्राक्कलन समिति, इस समिति के सदस्यों की संख्या 30 होती है और जो केवल लोकसभा से होते हैं निर्वाचित। इसका कार्यकाल भी 1 वर्ष का होता है। प्राक्कलन समिति ये बताती है कि प्राक्कलनों में निहित नीति के अनुरूप क्या मितव्ययिता बरती जा सकती है या संगठन या कार्य की कुशलता और प्रशासन में क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं। सरकारी या सार्वजनिक उपक्रम से संबंधित समिति, इसमें भी कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 और 7 का रेशियो होता है। 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से होते हैं। इनका भी कार्यकाल 1 साल का ही होता है। यह समिति सरकारी उपक्रमों और प्रतिवेदनों और लेखाओं की जाँच करती है तथा सरकारी उपक्रम के संबंध में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की कोई भी रिपोर्ट हो तो उसकी भी जांच करती है। यह सरकारी उपक्रम की स्वायत्तता और कार्यकुशलता के संदर्भ में भी जांच करती है। नोट: उपयुक्त तीनों समितियां सार्वजनिक लोक व्यय पर संसदीय समिति का अंग है, जबकि भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक संघ तथा राज्य दोनों की लेखाओं का परीक्षा करता है। याचिका समिति के सदस्यों की संख्या लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 10 होती है। इसके सदस्य अध्यक्ष या सभापति द्वारा नाम निर्देशित होता है। इसका कार्यकाल नियत नहीं है, पुनर्गठन किए जाने तक यह समिति बनी रहती है। इस समिति का कार्य लोकसभा या राज्यसभा को प्रस्तुत किए गए याचिकाओं पर अपना विचार और प्रतिवेदन देना है। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन है? तो प्राक्कलन समिति है। 30 सदस्य होते हैं और सारे लोकसभा से होते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष के लिए होता है। निम्नलिखित में से कौन सार्वजनिक व्यय पर संसदीय नियंत्रण का अंग नहीं है? तो लोक लेखा समिति है, प्राक्कलन समिति, सार्वजनिक उपक्रम समिति है। ये भारत का नियंत्रक महालेखा परीक्षक नहीं है। सदन की स्थायी समितियों के सदस्यों को लोकसभा और राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जा सकता है? तो 2:1 के अनुपात में। संसदीय समितियों को मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला स्थायी समितियां, दूसरा तदर्थ समितियां। सतत विशेष की स्थायी समितियां तथा कुछ अपवाद स्वरूप कुछ विशिष्ट समितियां, जैसे प्राक्कलन समिति को छोड़कर संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाली स्थायी समितियों में से लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का अनुपात क्रमशः 2:1 होता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है। सही है। लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य और उद्योग व्यापार के कुछ सदस्य नहीं होता। लोकसभा और राज्यसभा के होते, केवल एक सही है। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य भारत के विनियोग लेखाओं पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की समीक्षा करना है। इस समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। 15 लोकसभा से सदस्यों में से अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति द्वारा एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुने जाते हैं, जबकि समिति में राज्यसभा द्वारा 7 से अनधिक सदस्य बाद में जुड़ जाते हैं। कोई भी मंत्री इस समिति का सदस्य नहीं होता है, सदस्य निर्वाचित नहीं किया जा सकता है। लोक लेखा समिति का अध्यक्ष के रूप में लोकसभा अध्यक्ष द्वारा परंपराओं के अनुसार विपक्ष के किसी नेता को चुना जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों के अतिरिक्त उद्योग या व्यापार से संबंधित किसी बाहरी व्यक्ति को चुनने का कोई प्रावधान नहीं है। लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा में कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो 15। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति समीक्षा करती है के प्रतिवेदनों की, नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की। लोक लेखा समिति का मुख्य कार्य क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदनों की जांच करना। लोक लेखा और सार्वजनिक उपक्रम की समितियों से राज्यसभा के सदस्य भी संबंधित होते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति से केवल लोकसभा के सदस्य होते हैं। सही है। संसदीय कार्य मंत्रालय कुल मिलाकर संसदीय कार्यों के मंत्रिमंडलीय समिति के निर्देशन में कार्य करता है। सही एकदम। विभिन्न मंत्रालय में भारत सरकार द्वारा गठित समितियां परिषदों, मंडलों, आयोगों के सदस्यों को संसदीय कार्य मंत्री नामित करवाता है। ये भी सही है, तीनों सही हैं। लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति में लोकसभा और राज्यसभा के दोनों सदस्य 15 और 7 के अनुपात में रहते हैं, जबकि प्राक्कलन समिति में केवल लोकसभा के 30 सदस्य रहते हैं। संसद के दोनों
संसद के दोनों सदनों में सरकारी कार्य को समन्वित कराने और तत्व संबंधी व्यवस्था की जिम्मेदारी संसदीय कार्य मंत्रालय को सौंपी गई है, जो कि कुल मिलाकर संसदीय कार्यों के मंत्रिमंडलीय समिति के समग्र निर्देशन में कार्य करता है। संसदीय कार्य मंत्रालय ही संसद सदस्यों को भारत सरकार द्वारा विभिन्न मंत्रालयों में स्थापित समितियों, परिषदों, बोर्डों, आयोगों आदि में मनोनीत करता है। लोक लेखा समिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा को सौंपती है। कौन सा सही है? ये सही है। लोक लेखा समिति में राज्यसभा से 7 होंगे, ये गलत है, केवल एक सही है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के अध्यक्ष के सौंपती है और वो लोकसभा में प्रस्तुत कराता है और उसकी प्रति राज्यसभा के पटल पर भी रखी जाती है। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है संसद को। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करती है? तो लोकसभा के स्पीकर को। लोक लेखा समिति रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा में। लोक लेखा समिति में निम्नलिखित सदस्य होते हैं 15, 7, 22। संसद की लोक लेखा समिति का प्रमुख कार्य क्या है? संसद के वित्तीय एवं विनियमन तथा कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट का परीक्षा करना। सही है। लोक लेखा समिति पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक व्यय पर नियंत्रण करने वाली एक संसदीय समिति होती है। लोकसभा में 15 और राज्यसभा में 7 सदस्य कुल 22 सदस्यों से मिलकर बनी होती है। इसका उद्देश्य लोक व्यय के दुरुपयोग एवं अनियमितताओं को सदन के समक्ष उजागर करना है। यह उन लोक प्राधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की भी सिफारिश करती है जो व्यय के दुरुपयोग हेतु पाए जाते हैं। यह समिति सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जाँच करती है और नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रिपोर्टों के आधार मानकर लोक व्यय के प्रति परीक्षण करती है। समांतर विपक्ष के लोकसभा सदस्य को इसका अध्यक्ष नियुक्त किए जाने की प्रथा है। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त लोकसभा के स्पीकर द्वारा की जाती है। लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को सौंपती है, जो उसे लोकसभा में प्रस्तुत कराता है और उसकी एक प्रति राज्यसभा के पटल पर रखी जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लोक लेखा संसदीय समितियाँ लोकसभा के अधिकतम 25 सदस्यों से गठित होती है। गलत है। 15 और 7। सरकार के विनियोग और वित्त लेखाओं की जांच करती है। सही है। कैग की रिपोर्ट की भी जांच करती है। सही है। 2 और 3 सही है। भारत संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को कौन मनोनीत करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष। लोक लेखा समिति एक वित्तीय समिति है। याचिका समिति जो है, याचिका समिति कार्यकारी समिति है। स्टॉक बाजार स्कैम समिति तदर्थ समिति है और विभागीय समितियां जो हैं स्टैंडिंग समिति होती हैं। 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2 सी इसका सही है। लोक लेखा समिति वित्तीय समिति है। याचिका समिति कार्यकारी समिति है। स्टॉक बाजार स्कैम समिति तदर्थ समिति होती है और विभागीय समिति स्टैंडिंग समिति होती है। राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जाता है। पब्लिक अकाउंट कमेटी लोक लेखा समिति में रहते हैं। एस्टीमेट्स कमेटी में नहीं रहेंगे। सार्वजनिक उपक्रम समिति में रहेंगे। सिर्फ 2 में नहीं रहेंगे। प्राक्कलन आकलन एस्टीमेट कमेटी में 30 सदस्य लोकसभा से लिए जाते हैं। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को संबद्ध नहीं किया जा सकता है। जबकि लोक लेखा समिति में सार्वजनिक उपक्रम समिति में 15-7 का अनुपात होता है। सरकारी आश्वासनों पर स्थायी समितियां दोनों सदनों में पृथक रूप से गठित होती हैं, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। निम्नलिखित में से किस समितियों में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है? तो आकलन समिति में। प्राक्कलन समिति संसद के किसी सदन के सदस्यों से गठित की जाती है? तो सिर्फ लोकसभा से। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो तीनों हैं, प्राक्कलन, लोक लेखा और लोक उपक्रम, तीनों। अच्छा, संसद के सदस्य का वेतन और भत्तों संबंधी समिति ये नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, ABC। प्राक्कलन समिति इसमें 30 सदस्य केवल लोकसभा के होते हैं, 1 वर्ष के लिए होते हैं। लोक लेखा समिति 22 सदस्य होते हैं, 15 और 7 का अनुपात होता है, 1 वर्ष के लिए भी होता है। लोक उपक्रम समिति भी 22 सदस्य, 15 और 7 का अनुपात, 1 वर्ष के लिए। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संसद की वित्तीय समितियां हैं? तो सार्वजनिक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, तीनों हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षा करती है ये लोक उपक्रम समिति और लोक लेखा समिति दोनों। भारतीय संसद के लोक लेखा
समिति भारत सरकार के विनियोग और वित्तीय लेखाओं की जांच करती है तथा नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट ऑडिट रिपोर्ट को आधार मानकर लोक व्यय का प्रतिरक्षण करती है। इसके अतिरिक्त संसद के लोक उपक्रम से संबंधित समितियां सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ऑडिट रिपोर्ट का परीक्षण करती हैं। निम्नलिखित में से कौन संसद की स्थायी समितियां नहीं है? स्थायी समिति नहीं है तो ये अनुसूचित जाति जनजाति के लिए कल्याण से लोक लेखा आकलन सार्वजनिक उपक्रम समिति तो स्थायी ऐसी नहीं होगा। संसदीय समितियां दो प्रकार की होती हैं, स्थायी समिति और तदर्थ समिति। स्थायी समितियों में मुख्य तीन वित्तीय समितियां आकलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति। अन्य स्थायी समितियों में जांच समिति, सर्वेक्षण समिति, सदन के दिन प्रतिदिन की कार्यवाही से संबंधित समिति, अनुसूचित जाति और जनजातियों से कल्याण से संबंधित समिति भी स्थायी समिति, सदस्यों की सुविधाओं के प्रावधान से संबंधित समिति आदि शामिल है। तो सारी स्थायी समितियाँ, इसमें कोई ऐसा नहीं कि अस्थायी है। लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित पर में से कौन सा सही है? प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी, सही है। केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही लोकसभा सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है, ये गलत है। यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती है जो न्यायाधीन है। ये तीनों सही है, 1 और 3 सही है, 1 भी सही है। लोकसभा की आचार समिति का गठन प्रारंभ में तदर्थ समिति के रूप में 2000 में किया गया था। यह 2015 में स्थायी समिति बन गई जब लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों में आचार समिति का गठन, कार्य और प्रक्रिया तथा आचार संबंधी शिकायतें करने की प्रक्रिया तथा नियमों से संबंधित को शामिल किया गया था। लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन नियमों की आख्या 20A के तहत नियम 233A क्लॉज 1 के तहत किसी लोकसभा के सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कोई भी व्यक्ति अथवा सदस्य कर सकता है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा ऐसी शिकायत की जाती है तो उसका किसी लोकसभा सदस्य द्वारा अग्रसारित किया जाना आवश्यक है। इस प्रकार दो सही नहीं है। अध्याय 20A के तहत नियम 233A के अनुसार आचार समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती है जो न्यायाधीन हो तथा कोई मामला न्यायाधीन है अथवा नहीं, इस संबंध में समिति का निर्णय अंतिम माना जाता है। निम्नलिखित में से किसके बारे में संसदीय समितियां गठित नहीं की गई हैं? तो सार्वजनिक उपक्रम के बारे में की गई है, सरकारी आश्वासनों के बारे में भी की गई है, सार्वजनिक उद्यमों के बारे में की गई है, सरकारी आश्वासनों के बारे में की गई, आकलनों के बारे में की गई, अल्पसंख्यकों के कल्याण के बारे में कोई भी समितियां गठित नहीं की गई हैं। संसद की सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समितियां सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के संदर्भ में नियंत्रक महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की जांच करने और सार्वजनिक उद्यमों के प्रबंधन और उनके कुशलतापूर्वक चलाए जाने की जांच करती हैं। प्रत्येक सदन की सरकारी आश्वासनों संबंधी समितियां मंत्रियों द्वारा सदन में दिए गए आश्वासनों, वादों और संकल्पों पर उनके कार्यान्वित होने तक नजर रखती है। संसद की प्राक्कलन समितियां आकलनों की जांच, मितव्ययिता और धन के व्यय पर निगरानी रखती है। अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु संसदीय समितियां नहीं हैं, बल्कि इसके लिए राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी समितियां लोकसभा के अधीन नहीं आती हैं? तो ये आती हैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण समिति, ये लोकसभा के अधीन नहीं आती हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समितियां आती हैं, शहरी विकास संबंधी समितियां आती हैं, श्रम संबंधी समितियां आती हैं, लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी समितियां नहीं आती हैं। प्रश्नगत विभाग संबंधी संसदीय समितियां में लोकसभा के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सामाजिक न्याय और अधिकारिता संबंधी समितियां, शहरी विकास संबंधी समितियां और श्रम संबंधी समितियां आती हैं, जबकि स्वास्थ्य व परिवार कल्याण संबंधी समितियां लोकसभा के नहीं बल्कि राज्यसभा के क्षेत्राधिकार में आती हैं। वो रेलवे अंचलों के लिए संसद सदस्यों की परामर्शदात्री समिति का गठन किया गया है संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा। संसदीय कार्य मंत्रालय रेलवे के प्रत्येक जोन के लिए सलाहकारी समिति का गठन करता है। इसके संबंध में जोन की सीमा से चुने गए सांसद सदस्य होते हैं। 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा 2024-25 में गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? लोक लेखा समिति केशु वेणुगोपाल, प्राक्कलन समिति वैजयंत पांडा, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति फग्गन सिंह कुलस्ते, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति गणेश सिंह। तो इसका बी ही गलत है दोस्तों, प्राक्कलन समिति के वैजयंत पांडा नहीं है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा 2024-25 में गठित प्राक्कलन समितियों के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के संजय जायसवाल को नियुक्त किया गया है। संजय जायसवाल हैं प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष, जबकि भारतीय जनता पार्टी के ही वैजयंत पांडा को सार्वजनिक उपक्रम संबंधी समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अन्य तीनों प्रश्नगत क्यों सही सुमेलित हैं। 2025-26 हेतु भी इन्हीं सांसदों को प्रश्नगत संसदीय समितियों के अध्यक्ष पुनर्नियुक्त किया गया है।
2G स्पेक्ट्रम के मुद्दे पर जांच के लिए बनाए गए एक संयुक्त संसदीय समिति में शामिल थे 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के। 20 सदस्य लोकसभा के और 10 सदस्य राज्यसभा के। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच हेतु संयुक्त संसदीय समितियों के प्रस्ताव को लोकसभा द्वारा 24 फरवरी 2011 को तथा राज्यसभा द्वारा 1 मार्च 2011 को पारित किया गया था। 4 मार्च 2011 को संयुक्त समितियों का गठन किया गया था। इस संयुक्त संसदीय समितियों में 30 सदस्य शामिल थे, जिसमें 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा से संबंधित थे। इस समिति के अध्यक्ष PC चाको थे तथा इसने अपनी रिपोर्ट अक्टूबर 2013 में तत्कालीन लोकसभा स्पीकर मीरा कुमार को दी थी। 2G स्पेक्ट्रम कांड की जांच हेतु बनी संसदीय समितियों की संयुक्त समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो PC चाको। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समितियाँ इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनिमय नियम या उपनियम उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों डेलीगेशन की परिधि के भीतर ही उचित प्रयोग हो रहा है। ये होता है अधीनस्थ विधान समिति। अधीनस्थ विधान समिति। भारत के संसद के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति इसकी समीक्षा करती है और सदन को सूचित करती है कि जो विनियम या नियम उपनियम उपविधि आदि बनाने की शक्तियाँ संविधान द्वारा प्रदत्त है या सदन द्वारा प्रत्यायोजित है, उनका कार्यपालिका द्वारा इन प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित प्रयोग हो रहा है। तो ये अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ये बात देखती है। अधीनस्थ विधान या प्रत्यायोजित विधान उन नियमों विनियमों उपनियमों उपविधियों आदि को कहा जाता है जो कि संसद द्वारा किसी अधीनस्थ को प्रत्यारोपित या विधायी कृत्य के रूप में कृत्य के अनुसरण में निर्मित किया जाता है। अधीनस्थ विधान संबंधी समिति ही सदन को सूचित करती है कि प्रत्यायोजित शक्तियों का प्रयोग प्रत्यायोजनों की परिधि के भीतर उचित रूप से हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी संसदीय समिति कार्यपालिका को नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है? तो ये है अधीनस्थ विधान समिति। अधीनस्थ विधान समिति कार्यपालिका के नियम विनियम बनाने के लिए प्रत्यायोजित शक्ति से संबंधित है। इस संसदीय समिति का कार्य यह जांच करना है कि क्या संविधान द्वारा प्रदत्त या संसद द्वारा प्रत्यायोजन के माध्यम से नियम विनियम या उपनियम योजना तथा अन्य वैधानिक साधन बनाने के लिए प्रदान की गई शक्तियों का कार्यपालिका द्वारा उचित रूप से प्रयोग किया जा रहा है अथवा नहीं। संसद के दोनों सदनों की अपनी अपनी अधीनस्थ विधान पर समिति होती है, जिसमें संबंधित सदन में 15 सदस्य यथास्थिति अध्यक्ष या सभापति द्वारा नामित किए जाते हैं। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्र को स्वतंत्र नियामकों का पुनर्निरीक्षण निम्नलिखित में से कौन करती है? तो ये करते हैं संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियाँ, संसदीय विभाग से संबंधित समितियाँ, दोनों ही करते हैं। ये दो करते हैं सर। एक और दो करते हैं। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों के पुनरीक्षण संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां और संसदीय विभागों से संबंधित समितियां करती हैं। इसके पुनरीक्षण से वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय सुधार आयोग और नीति आयोग से संबंधित है। इसके पुनरीक्षण से वित्त आयोग, वित्तीय क्षेत्र, वित्तीय सुधार आयोग तथा नीति आयोग संबंधित नहीं है। दोस्तों, आज का टॉपिक हमारा यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।